गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो करते हैं स्टार्ट। आज है हमारी परसेंटेज की क्लास 4, है ना। बस 1 या 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज आपका, है ना। कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है ना। चलो देखो कहाँ तक आ गए थे कल। हमने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड पढ़ लिया था। टाइप 4 छोड़ना था, टाइप 5 किया था। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 6 पर, है ना। चलिए देखिए टाइप 6। टाइप 6 पढ़ेंगे आज हम, है ना। देखिए आता हूँ मैं टाइप 6 पर। यदि आयकर में, ध्यान देना आराम से, यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो जाए तो यथार्थ आय 3% कम हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर, क्वेश्चन नंबर 1। आयकर की दर यानी कि टैक्स रेट। टैक्स का क्या निकालना है? रेट। या फिर इसको क्या बोलेंगे? टैक्स यानी कि आयकर की दर, है ना। आयकर की दर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। सबसे पहले एक शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ दर निकालने का, आयकर की दर, है ना। फिर समझाऊंगा उसको। 17% वृद्धि हो जाए तो 3% कम हो जाता है। देखो पहले सवाल में आपको 2 संख्याएं नजर आ रही है, 17 और 3। पहले सवाल में आपको 2 संख्याएं नजर आ रही, 17 और 3, है ना। तो जो भी सवाल में 2 संख्याएं नजर आ रही उन दोनों संख्याओं को जोड़ के नीचे लिखना है और छोटी वाली संख्या ऊपर लिखना है और इंटू 100। बस ये फॉर्मूला है इसका। दोनों संख्याओं का योग नीचे, है ना, और छोटी वाली संख्या नॉर्मली ऊपर लिखना है, ऐसा मान लो, है ना। बस ये हो गया खत्म। दूसरे का उत्तर। दूसरे सवाल में कौन सी 2 संख्या है? 23 और 2। 23 और 2, छोटी संख्या 2 इंटू 100, ये आ गया आंसर। तीसरे में कौन सी 2 संख्या है? 19 और 1। 19 और 1 और ये छोटी वाली 1, ये आ गया आंसर। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 20 है ना, 17 और 3 20। 20 पंजे 100 तो 5 तिया 15% आएगा पहले का आंसर, है ना। दूसरे का 25 चौक 100 तो बताइए 8% आएगा दूसरे का। तीसरे का 20 पंजे 100, बताइए तीसरे का केवल 5% आएगा। ये तीनों सवाल है ना। अब मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है कहानी, ठीक है। क्या बोल रहा सवाल देख लेते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो समझाता हूँ मैं इन सवालों को क्या है कहानी। सुनना है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिटा दो ना इसको। इधर देखो आप लोग क्या है कहानी। इनकम माइनस टैक्स बराबर नेट इनकम। क्या आता है? नेट इनकम। इनकम माइनस टैक्स बराबर नेट इनकम। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्या आता है? इनकम माइनस टैक्स बराबर नेट इनकम, यानी, है ना। एक्चुअली इनकम यानी कि आय जो कमा रहे हो आप और नेट इनकम को बोलते हैं यथार्थ आय। क्या बोलते हैं? यथार्थ आय। यथार्थ आय, है ना। अब देखिए कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये में से मान लो 20 रुपया टैक्स भर दिया तो उसके हाथ में 80 रुपये आए क्या? इसे बोलते हैं यथार्थ आय, यानी कि जो हाथ में आया कट पीट के पूरा, है ना। 100 आए हैं, 100 में से 20 टैक्स भर दिया तो बताइए हाथ में 80 रुपये आए कि नहीं आए? 100 में से यदि 20 टैक्स भर दिया तो बताइए हाथ में 80 रुपये आए कि नहीं आए? क्लियर, इतनी सी बात है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सवाल को समझाने के लिए अलग से, कि भैया आय में से कर को माइनस करोगे तो यथार्थ आय बनती जो हाथ में आया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो आप, ठीक है, कि भैया टैक्स 2 रुपये बढ़ गया। टैक्स कितना बढ़ गया? 2 रुपये। मान लो टैक्स 2 रुपये बढ़ गया तो अब उसी 100 रुपये की आय में से कितना टैक्स भरोगे आप? 22 भरोगे क्या? 100 में से 22 गया तो आपके हाथ में कितना बचा? माना कि टैक्स 2 रुपये बढ़ गया, है ना, 22 रुपया। 100 में से 22 माइनस करोगे तो बताओ आपके हाथ में 78 रुपये आया कि नहीं आया? माना कि टैक्स 2 रुपये बढ़ गया तो 100 में से 20 की जगह 100 में से 22 रुपये टैक्स में गए, आपके हाथ में बताइए 78 रुपया आया कि नहीं आया, है ना।
क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? ठीक है, आपके हाथ में कितना है? 78। ठीक है, अब देखो 80 से 78 कितना रुपया घटा? 2। यहाँ ध्यान देना आप, एक यहाँ और एक यहाँ, समझ आ रही बात? एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, कि टैक्स जितना ज़्यादा भरोगे हाथ में आने वाला पैसा उतना ही कम आएगा। ये इधर आप टैक्स भर रहे हो और इसे बोलते हैं हाथ में आने वाला पैसा। जितना टैक्स एक्स्ट्रा भरोगे उतना ही पैसा हाथ में आने वाला घटेगा कि नहीं घटेगा? यदि टैक्स 2 रुपया ज़्यादा दे रहे हो तो हाथ में आने वाला पैसा 2 रुपया कम हुआ कि नहीं हुआ? एक नॉर्मल सी सीधी सी बात है। यदि आप टैक्स 2 रुपया ज़्यादा दे रहे हो तो बताइए हाथ में आने वाला पैसा 2 रुपया घटा कि नहीं घटा, है ना? तो देखिए, यदि आप टैक्स 2 रुपया ज़्यादा दे रहे हो तो हाथ में आने वाला पैसा क्या होगा? 2 रुपया घट जाएगा। यदि आप 5 रुपया टैक्स ज़्यादा दोगे तो अपने आप यहाँ -5 आएगा। 10 रुपया टैक्स ज़्यादा दोगे तो अपने आप यहाँ -10 आएगा। यानी कि ये वाली संख्या हमेशा समान रहेगी। यानी कि कहने का मतलब जितना परिवर्तन टैक्स में करोगे उतना ही परिवर्तन यथार्थ आय में होगा कि नहीं होगा? हमेशा। तो कहने का मतलब एक लिंक हमने क्या पकड़ी? एक लिंक हमने ये पकड़ी कि दोनों संख्याएं हमेशा क्या होगी? समान, बराबर। तो टैक्स में जो परिवर्तन है उतना ही परिवर्तन नेट इनकम में भी होता कि नहीं होता? तो एक क्या लिंक, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अलग से, इस एग्जाम्पल के बहाने एक लिंक हम पकड़ेंगे, उस लिंक के बेसिस पर सवाल को हल करेंगे, है ना? तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रहा हूँ मैं, ऐसा है कि आप टैक्स 2 रुपया ज़्यादा भरोगे तो हाथ में आने वाला पैसा 2 रुपया घटेगा कि नहीं घटेगा, है ना? कहने का मतलब चेंज इन टैक्स हमेशा किसके बराबर? चेंज इन नेट इनकम। चेंज इन टैक्स ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन नेट इनकम। ये लिंक हमने यहाँ से पकड़ी, बस इसी लिंक के बेसिस पर ये सवाल सारे हल होंगे आपके। इसको हटाओ ऊपर, है ना, इस लिंक के बेसिस पर चेंज इन टैक्स ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन नेट इनकम, है ना? चेंज इन टैक्स ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन नेट इनकम। 1 मिनट थोड़ा सा रुको जरा। हाँ, अभी क्लियरिटी है, ठीक है। दो सेकंड रुकना है ना? हाँ, विजिबल है, ठीक है। अब देखो क्या सीखा हमने यहाँ से कि चेंज इन टैक्स ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन नेट इनकम। ये लिंक पकड़ना है हमें। मतलब जो आयकर में परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन यथार्थ आय में भी होगा। रुपए में परिवर्तन बराबर होगा, रुपए में बराबर होगा, प्रतिशत में बराबर नहीं होगा। शांति से, आराम से। रुपया बराबर होगा, प्रतिशत नहीं। जैसे 20 पे 2, 20 पे 2 प्रतिशत में तो 10% हो गया है। 20 के ऊपर 2 10% हो गया, लेकिन 80 के ऊपर 2 10% थोड़ी ना है। तो प्रतिशत में बराबर नहीं होता, किस में बराबर होता है? रुपए में बराबर होता है। तो चेंज इन टैक्स हमेशा चेंज इन नेट इनकम किस में बराबर? रुपए में। समझ आई बात? बस अब देखो पहले सवाल को उठाता हूँ मैं, है ना। ये देखो पहला सवाल क्या है? आयकर में 17% की वृद्धि, टैक्स में 17% की वृद्धि, यानी कि टैक्स 17% ऊपर गया। टैक्स में कितने परसेंट की वृद्धि? 17, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या है, टैक्स में कितना परसेंट की वृद्धि? 17% की वृद्धि। टैक्स कितना ऊपर उठा? 17%, है ना। 17% टैक्स ऊपर उठा। समझ आई बात? कितना परिवर्तन है टैक्स में? 17%। बोलो समझे कि नहीं समझे? टैक्स कितना ऊपर उठा बताइए? टैक्स हमारा 17% ऊपर उठा कि नहीं उठा? टैक्स कितना ऊपर उठा? 17%, है ना। इस वजह से यथार्थ आय 3% गिर गई क्या? जैसे टैक्स 17% ऊपर उठा, यथार्थ आय 3% गिर गई क्या? लिखा हुआ है नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 3%, है ना। तो यथार्थ आय 3% गिर गई। नेट इनकम कितना डाउन हो गया? 3%। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या सवाल है? जैसे ही टैक्स में 17% बढ़ा, यथार्थ आय 3% कम हो गई, है ना।
और हमें पता है कि टैक्स में जो परिवर्तन है और यथार्थ आय में जो परिवर्तन है वो हमेशा बराबर है। टैक्स का 17% जितना होता है ना, उतना रुपए का परिवर्तन है। तो टैक्स में 17% बढ़ा, तो टैक्स की राशि जो भी होगी यहाँ पे उसका 17% जितना होता, उतना रुपया टैक्स में बढ़ा। समझ? तो इसका रिजल्ट रुपया है। प्रतिशत दिख रहा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि सर आपने तो प्रतिशत बराबर कर दिया, जबकि मैंने कहा था कि रुपए में बराबर होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है ना, समझ आ रही बात? हमेशा आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, टैक्स का 17%, टैक्स में 17% का चेंज हुआ, तो टैक्स की राशि का 17% निकालेंगे तो रुपए में ही परिणाम आएगा ना। वैसे यथार्थ आय का 3% जितना चेंज हुआ, तो यथार्थ आय का 3% निकालेंगे उतना रुपया चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझ आई बात? अब देखिए यहाँ पर क्या करूँ, टैक्स के नीचे ले आओ नेट इनकम को, है ना, टैक्स के नीचे ले आओ। ये 3 है, ये कितना है 17, ये 3 है और ये कितना है 17। टैक्स बाय नेट इनकम ये 3 है और ये कितना है 17। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि टैक्स की राशि यदि 3 रुपये है तो यथार्थ आय 17 रुपये है। क्या एक प्रकार से क्या पता चला हमें? 3 रुपया टैक्स भर के 17 रुपया हाथ में आ रहा है। नेट इनकम किसे कहते हैं? जो कट पीट के हाथ में आया। टैक्स कितना भरा आपने? 3 रुपये। 3 रुपये टैक्स भरने के बाद 17 रुपया आपके हाथ में आया। 3 रुपया टैक्स भरा और नेट इनकम यानी कि जितना हाथ में आया, 3 रुपया टैक्स भरकर 17 रुपये हाथ में आए, यानी कि आपकी कुल कमाई 20 रुपये थी। क्या एक प्रकार से कह सकते हैं? 3 रुपया टैक्स दे के 17 रुपये हाथ में आने की कुल कमाई आपकी 20 रुपये थी कि नहीं थी? यानी कि आप 20 रुपया कमाते थे, जहाँ काम करते थे वहाँ सैलरी कितनी थी आपकी? 20 रुपये। और 20 रुपये में से 3 टैक्स भरा, 17 हाथ में आया। अब सवाल में ये पूछा है कि टैक्स कितना प्रतिशत आप टैक्स भर रहे हो। तो एक बात बताऊँ आपको, मेरी सुन, बोर्ड पर मत देखो, मेरी सुन। यदि आप 100 रुपया कमा रहे हो, यदि आप 100 रुपया कमा रहे हो और 10 रुपया टैक्स भर रहे हो, तो बताओ 10% टैक्स में पैसा जा रहा कि नहीं जा रहा? मान लो 100 रुपया कमा रहे हो और 20 रुपये टैक्स भर रहे हो, तो बताइए 20% टैक्स में जा रहा कि नहीं जा रहा? यदि आप 1000 रुपये कमा रहे हो, 200 रुपये कमा रहे हो, 200 रुपये पे 20 रुपये टैक्स भर रहे हो, तो बताओ 10% जा रहा कि नहीं जा रहा टैक्स में? वैसे 20 रुपये कमा रहे हो, 20 रुपये के ऊपर 3 रुपये टैक्स दे रहे हो, 17 के ऊपर 3 नहीं दे रहे। अरे सोचो, एक नॉर्मल सी बात है, कोई आपसे पूछेगा अगर कितना टैक्स दे रहा, आप क्या बोलोगे? 20 रुपये में से 3 रुपये, 17 रुपये में से टैक्स थोड़े ना दे रहे हो, 17 तो बच रहा है कटने के बाद, तो आधार कौन है? 20। तो 20 रुपये कमा रहे हो, लेकिन 20 रुपये के ऊपर 3 रुपया टैक्स दे रहे हो, 20 रुपये के ऊपर 3 रुपया टैक्स दे रहे हो, तो टैक्स की रेट बना ले। यदि 20 रुपये पे 2 रुपया होता तो 10% हो जाता। यदि 20 रुपये पे 2 रुपया टैक्स दे रहे होते तो 10% दर हो जाती टैक्स की। लेकिन 20 रुपये पे 3 रुपया है, तो 20 रुपये के ऊपर 3 रुपये का प्रतिशत निकाल लें, कितना परसेंट टैक्स आ जाएगा, है ना? तो देखो 20 रुपये के ऊपर 3 रुपये का परसेंटेज निकाल लो, है ना? ये आय है, 20 की आय के ऊपर कितना टैक्स दे रहे हो? 3। तो बताओ ये 15% टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? ये रिलेशन देखो आप, है ना? 20 कमा रहे हो, 20 के ऊपर 3 रुपया टैक्स दिया इंटू 100, तो बताइए 15% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा 15%? अब एक चीज़ देखो ज़रा, ये 20 कैसे बना, ये 20 कैसे बना? ये 20 17 + 3 से बना था, तो क्या 20 की जगह मैं 17 + 3 लिख सकता हूँ क्या? बोलो, लिख सकता हूँ क्या ऐसा? अब देखो ये और इसमें कोई फ़र्क है क्या? मैंने बोला था ना, दोनों संख्याओं का योग नीचे और छोटी संख्या ऊपर, दोनों संख्याओं की योग छोटी संख्या ऊपर। समझ में आई सारी कहानी रामायण का था? बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग? बाकी 2 सवाल कर लोगे ना, बाकी 2 सवाल में बस यहाँ वैल्यू बदल जाएगी और क्या, रास्ता तो वैसा ही रहेगा, पूरा वैल्यू बदल जाएगी। समझ आ रही बात? कर लोगे तो क्या सीखा हमने यहाँ से? ये सवाल किस आधार पे होंगे कि चेंज इन टैक्स ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन नेट इनकम। आय कर में जो परिवर्तन है वही परिवर्तन यथार्थ आय में, तो इनको बराबर रखोगे, इस प्रकार से सारे सवाल हल होंगे। बाकी दोनों संख्या नीचे छोटी संख्या ऊपर इंटू 100 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन रटना नहीं है, ये हमें कॉन्सेप्चुअली काम करना है। समझ आई बात? इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी लग जाता है, एलिगेशन भी लग जाता है इस क्वेश्चन में, है ना? एलिगेशन कैसे लगेगा? जैसे टैक्स और नेट इनकम मिलते हैं तो इनकम बनती कि नहीं बनती? तो टैक्स में क्या चेंज आ रहा भैया? 17%। नेट इनकम में क्या चेंज आ रहा? 3%। और इनकम में क्या चेंज आ रहा? 0। तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 17 आ जाएगा, तो टैक्स 3 हो गया, नेट इनकम 17 हो गई। तो टैक्स 3, 17 नेट इनकम, तो टोटल आए 20, 20 पे 3 टैक्स। एलिगेशन से भी होता है सवाल, है नहीं जाना, हमारा काम हो जाएगा। चलो मैं अगले टाइप पर आऊँ सॉरी।
बुढ़ापा आ गया यार। टाइप 7 पर आते हैं ना, मिटा दो इसको क्या, बोलो मिटा दो इसको क्या, है ना। टाइप 7 को तो ऐसा लग रहा है आज ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे टाइप। चलो टाइप 7 पर आ जाते हैं हमें ना। लेकिन एक टाइप लास्ट में जो एक टाइप दिया है ना, लास्ट में एक टाइप दिया है मैंने शायद टाइप 10। टाइप 10 जो है ना, ये आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है, व्यापम में। टाइप 10 में जितने भी सवाल ना सारे के सारे, वो व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है मैंने, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। टाइप 8 पर चलते हैं। टाइप 8 है ना, क्या है टाइप 8, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। सॉरी टाइप 7, टाइप 7 है ना, टाइप 8 कहाँ से आएगा, ठीक है। क्या है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक लाया और 16 अंकों से फेल, रो रहा है बेचारा। एक परीक्षा में 25% अंक लाया और 16 अंकों से फेल हो गया, है ना। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक लाया तथा 16 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक लाया तथा 16 अंकों से फेल हो गया, है ना। तो एग्जाम में जो भी टोटल पेपर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, 100%। पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स, है ना, टोटल मार्क्स। पूर्णांक को हमेशा क्या बोलते हैं, 100%, है ना। अब आप एक चीज़ देखो, जब बहुत छोटा सवाल है, ये कुछ नहीं उसमें, लेकिन फिर भी थोड़े मजे लेने दो मेरे को, मजे लेने का मन कर रहा है इस सवाल के बहाने, है ना। तो देखो पूर्णांक को क्या बोलते हैं, हमेशा 100%, है ना। अब देखो कहानी क्या है। देखो भैया ऐसा है कि शायद हम उन लोगों की कैटेगरी में हैं जिन्होंने हमेशा कोशिश की है कि किसी तरह बाउंड्री के पार लग जाए इस साल। स्कूल की बात कर रहा हूँ। मिनिमम पासिंग परसेंट कितना था आपके स्कूल में, 33% था क्या 40% था, 33 था शायद ना, हाँ। तो 90% लोग तो दुनिया में जो घूम रहे हैं, 90% लोग तो ऐसे ही लोग हैं जिनका इतिहास कैसा रहा इस स्कूल में कि किसी तरह 40% पार लगा दे, किसी तरह 40% पार लगा दे, है ना, ऐसा, ठीक है। तो कहाँ नज़र रहती थी हमारी एग्ज़ाम में, कहाँ नज़र रहती थी, वो बाउंड्री लाइन, वो बाउंड्री लाइन 40% या 33%, वो बाउंड्री लाइन 40% या 33%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम भी नज़र डाल लें कि भैया कितने परसेंट पे पास हो रहे हैं, देख तो लें। हाँ भैया, न्यूनतम उत्तीर्ण 35%, मिनिमम पासिंग परसेंट 35% पे बाउंड्री लाइन है। कहाँ है बाउंड्री लाइन, 35% पर, ये उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क्स, ये बाउंड्री लाइन है यहाँ पर, है ना, पासिंग मार्क्स। क्लियर, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है ना, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स 35% पे बाउंड्री लाइन है, ठीक है। ये बेचारा रो रहा है, फेल हो गया है, देखो कि कितना, केवल 25% लाया बेचारा है। कितना परसेंट लाया केवल ये बेचारा, 25% लाया, फेल हो गया है। 25% लाया और कितने अंकों से फेल हुआ है, 25% लाया और कितने अंकों से फेल हुआ है, 16 अंकों से फेल हुआ क्या, देखो है ना। 25% लाया और ये 16 अंकों से फेल हुआ। कितने अंकों से फेल हुआ, 16 से। यानी कि कहने का मतलब बेचारा बाउंड्री लाइन से 16 किलोमीटर पीछे रह गया क्या। 16 अंकों से फेल होने का मतलब बाउंड्री लाइन से 16 पीछे रह गया। 25% लाया और बाउंड्री लाइन से 16 अंकों से फेल हो गया। समझ आई बात, है ना, ठीक है। तो 35% पे पास है, 25% लाया, रो रहा है, फेल हो गया, 16 अंक पीछे। अब यूँ देखो 25 से 35 तक का मार्जिन 10% है क्या, 25 से 35 तक का मार्जिन देखो जरा 10% है क्या, यानी कि 10% अंकों में 16, यदि 10% बराबर 16 है, 10% बराबर 16 है तो 100% बराबर 160 आ जाएगा क्या। पूर्णांक निकालना क्या है, पूर्णांक ही निकालना है। 10% 16 है तो 100% एक एक जीरो और लगा दोगे, बताइए 100%
160 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 10% 16 है, तो बताइए 100% 160 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। 100% 160 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। दूसरे सवाल पे आ जाऊँ क्या? देखो दूसरा सवाल इधर कर लेते हैं हम, है ना, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। दूसरे सवाल में 2 विद्यार्थी है, एक रो रहा है, एक मिठाई बांट रहा है। अच्छा, आपके भी घर में या स्कूल में ऐसा होता होगा, घर परिवार में, कि भैया जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मिठाई लेके आते थे, है ना। ऐसा मेरे घर में भी होता था, मैं पास होता था मिठाई। 11th क्लास में जब मैं था ना, 11वीं कक्षा में, तो हमारे जो स्कूल वाले थे ना, हमारी 11th क्लास से बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारी जो 11वीं कक्षा थी ना स्कूल में, बहुत मस्तीखोर थी, खतरनाक मस्तीखोर थी। मतलब नाक में दम कर दिया था पूरे स्कूल के हमारी 11वीं कक्षा ने। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल हमसे गुस्साए हुए थे, तो उन्होंने जो है ना, जो मैथ्स का पेपर बनाया था ना 11th के फाइनल एग्ज़ाम में, वो इतना खतरनाक टफ बनाया, इतना खतरनाक टफ बनाया, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब मेरी रैंकिंग क्लास में कुछ नहीं थी, मेरी रैंकिंग क्लास में कुछ भी नहीं थी। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर थे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, मेरी गिनती नहीं थी, बीच में आता था मैं कहीं, ठीक है ना, नॉर्मल एवरेज पर्सन की तरह, ठीक है ना। लेकिन वो 11वीं कक्षा एक ऐसी कक्षा थी कि मैथ्स का पेपर इतना खतरनाक बनाया, अरे सच बता रहा हूँ, है ना, मैथ्स का पेपर इतना खतरनाक बनाया, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ मेरे को छोड़ के, क्योंकि मेरे अंदर क्रिएटिविटी थी। उन्होंने नए नए सवाल दिए, और बच्चों की आदत थी रटने की। नए नए सवाल दिए, मैंने दिमाग भिड़ा भिड़ा के 40 पार कर दी गाड़ी मैंने मैथ्स में 11वीं कक्षा में, जबकि सिलेबस से बाहर का कुछ कुछ नए नए क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने। अरे तो मतलब अच्छी बात है, तो बता रहा हूँ आपको, और क्या समझ। मैं अकेला पास था केवल, प्रिंसिपल ने हमसे बदला लिया था। इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है अब सुन। और सबको सप्लीमेंट्री दी, सबकी 2 महीने की छुट्टी बर्बाद। नहीं तो 2 महीने में कैसे प्लान करते हैं घर वाले, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन बच्चे को सप्लीमेंट्री आ गई, पूरा घर भर बर्बाद। सबके घर में परेशानी डाल दी हमारे प्रिंसिपल ने। 11वीं की छुट्टियों में सबके मज़े ले लिए उन्होंने। इधर देखो, हाँ, टाइप्स क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक व्यक्ति एक परीक्षा में 22% अंक लाया तथा 33 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक व्यक्ति एक परीक्षा में 22% अंक लाया तथा 33 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो टोटल मार्क्स तो आप जानते हो हमेशा 100% रहेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या रहेगा? हमेशा 100% है। बाउंड्री लाइन हमें नहीं पता कहाँ है, पासिंग मार्क्स कहाँ है नहीं पता। अब आगे पढ़ता हूँ। 2 इंसान है इसमें, एक फेल एक पास हुआ है। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 22% अंक लाया तथा 33 अंकों से फेल हो गया। फेल हुआ बेचारा, देखो रो रहा है। 22% अंक लाया और 33 अंकों से फेल हो गया। 33 अंकों से फेल हो जाने का मतलब बाउंड्री लाइन से 33 अंक पीछे रह गया, है ना। 33 अंकों से फेल हो जाने का मतलब है कि बाउंड्री लाइन से ये 33 अंक पीछे रह गया। समझ आई बात आपको, है ना। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 22% सिक्योर किया, लेकर आया मेहनत से 22%, और 33 अंकों से फेल हुआ। 33 अंकों से फेल होने का मतलब बाउंड्री लाइन से 33 किलोमीटर पीछे रह गया। एक और विद्यार्थी देखो जो खुशी मना रहा है, क्या बोल रहा है? तथा इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाया। इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाया तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से कितने अंक ज़्यादा लाया? 36 अंक ज़्यादा लाया, है ना। दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 45% अंक लाया तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से कितना ज़्यादा लाया? 36। ऐसा बोला सवाल है, पढ़ना आप, है ना। तो एक विद्यार्थी 22% अंक लाया, 33 अंकों से फेल हुआ। दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 45% अंक लाया और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 36 अंक अधिक लाया। क्लियर? चलो ये सवाल है। अब देखो जरा क्या निकालना है। पूर्णांक दोनों के प्राप्तांक और उत्तीर्णांक। चलो अब देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 23% है क्या? अच्छा 33 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? 33 + 36 टोटल 69 आएगा क्या ये, है ना। टोटल यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन 33 + 36, बताओ 69 आएगा कि नहीं आएगा? $69 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। तो अंकों में ये मार्जिन कितना है? 69, है ना।
अब यही मार्जिन प्रतिशत में, तो 22 से 45 में 23% का मार्जिन है क्या? बोलो है क्या मार्जिन? शाम 7 बजे प्रैक्टिस क्लास में आते हो कि नहीं आते हो? आया करो। उसमें जो सवालों के लेवल है वो थोड़े से आपके लेवल से थोड़े से ज़्यादा तक भी जाते हैं। हम छोटे लेवल, बड़े लेवल, हर प्रकार के सवाल करते हैं। टोटल 69 किलोमीटर की दूरी है ये, और प्रतिशत में 23% का मार्जिन है क्या? तो यही दूरी प्रतिशत में 45 में से 22 घटा दो, 23% है यही दूरी, और अंकों में 33 + 36 69 है। यानी कि यही चीज़ परसेंट में 23, अंकों में तो 23% बराबर 69। 23% बराबर 69। बताओ इंटू 3 का रिलेशन है कि नहीं है? है ना? 23 बराबर 69 इंटू 3 का रिलेशन है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इंटू 3। 23 तिया 69 ना, 2 तिया 6, 3 तिया 9, इंटू 3। तो परसेंट से अंक 3 गुना है, तो 100% का 3 गुना कितना हो जाएगा? 300। तो बताओ पूर्णांक 300 आया क्या? पूर्णांक कितना आया? 300, है ना? और दोनों के प्राप्तांक भी निकालने हैं ना, दोनों के प्राप्तांक, ठीक है? तो इस व्यक्ति के प्राप्तांक 66 आए, और इसके प्राप्तांक 45 तिया 135 आए। बोलो आए कि नहीं आए? है ना? क्या निकालना? पहले पॉइंट में निकालना है पूर्णांक निकालो, दूसरे में निकालना दोनों के प्राप्तांक। एक 66 लाया तो एक 135 लाया, दोनों के प्राप्तांक, है ना? और तीसरे में क्या करना है? उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो, ये वाला अंक ज्ञात करो। अब देखो 66 है, 66 में 33 जोड़ोगे तो बताओ उत्तीर्ण अंक 99 आएगा कि नहीं आएगा? 66 में 33 जोड़ोगे तो 66 + 33 उत्तीर्ण अंक 99 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। या फिर ये 135 है, 135 में से 36 माइनस कर लो तो भी 99 आएगा कि नहीं आएगा? इधर से 36 पीछे आ जाओ तो भी उत्तीर्ण अंक पे पहुंच जाओगे, इधर से 33 किलोमीटर आगे आ जाओ तो भी आ जाओगे। यहाँ 66 है, 66 + 33 99 उत्तीर्ण अंक। या फिर इधर 135 है, 135 में 36 पीछे आ जाओ, 135 में 36 माइनस कर लो तो भी 99 पे आ जाओगे। तो बताइए पूर्णांक, दोनों के प्राप्तांक, दोनों कितना कितना प्राप्त किया? 66 135। तो पहले पॉइंट का आंसर पूर्णांक 300, दूसरे का आंसर 66 और 135, और तीसरे का आंसर 99 उत्तीर्ण अंक, है ना? समझ गए दोनों सवाल, है ना? ठीक है, ये बेसिक से सवाल होते हैं। चलो टाइप 8 पर आ जाते हैं हम, है ना? टाइप 8 के बाद टाइप 9 और फिर टाइप 10। चलो टाइप 8 पर आते हैं ना। टाइप 8 को सीखने से पहले कुछ क्वेश्चन लिखो जरा, मैं बोल रहा हूँ फटाफट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। टाइप 8 सीखने से पहले लिखो, सवाल लिखो जरा फटाफट से, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, है ना? पहला सवाल लिखिए टाइप 8 के लिए, कॉपी पेन ले लो हाथ में, फटाफट जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ज़रा टाइप 8 के लिए, है ना? लिखो टाइप 8 के लिए क्वेश्चन। एक कक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जाम 50% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जाम 50% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जाम 50% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60% पास्ड इन इंग्लिश। 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60% पास्ड इन इंग्लिश तथा 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। एंड 20% पास्ड इन बोथ, तथा 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। एंड 20% पास्ड इन बोथ, तथा 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। एंड 20% पास्ड इन बोथ। तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? देन हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ। तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ। अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहीं साइड में बैठा हूं, आप लोग लिखो, है ना, बोल रहा हूं सवाल। दूसरा सवाल लिखिए जरा। एक परीक्षा में 40%, ठीक से फिर से रुको। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी
केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जाम 40% स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन मैथ्स। इन एन एग्जाम 40% स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन मैथ्स। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, कॉमा 30% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 30% स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन इंग्लिश। 30% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 30% पास्ड ओनली इन इंग्लिश। 30% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 30% पास्ड ओनली इन इंग्लिश तथा 10% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। एंड 10% पास्ड इन बोथ। तथा 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए। एंड 10% पास्ड इन बोथ। तथा 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए। एंड 10% पास्ड इन बोथ। तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? देन हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ। तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? देन हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ। तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? देन हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखो। एक परीक्षा में इन एन एग्जाम एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जाम 55% पास्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जाम 55% पास्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 55% गणित में उत्तीर्ण हुए, कॉमा 50% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 50% पास्ड इन इंग्लिश। 50% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 50% पास्ड इन इंग्लिश। 50% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 50% पास्ड इन इंग्लिश तथा 20% दोनों में फेल हुए। एंड 20% फेल्ड इन बोथ। तथा 20% दोनों में फेल हुए। अरे यार, ये सवाल मैं लिखवाते जा रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहेंगे, मैं करवाऊंगा कैसे? सॉरी यार। हाँ, लिखो। एंड 20% फेल्ड इन बोथ। तथा 20% दोनों में फेल हुए। तथा 20% दोनों में फेल हुए। तथा 20% दोनों में फेल हुए। 20% दोनों में फेल हुए। फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ, आगे लिखो। फुल स्टॉप पूर्ण विराम दोनों लगाओ, आगे लिखो। आगे लिखिएगा आप लोग, है ना? ठीक है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम दोनों लगाइए और आगे लिखिए। आगे आप लिखिएगा इसी में, है ना? यदि कुल 600 विद्यार्थी हो, इफ देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट्स। यदि कुल 600 विद्यार्थी हो, इफ देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट्स। यदि कुल 600 विद्यार्थी हो तो, इफ देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट्स देन। यदि कुल 600 विद्यार्थी हो तो के बाद अब इसे तीसरे सवाल के अंदर ABCD डालना। पॉइंट ए में लिखो, कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन मैथ्स। कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन मैथ्स। कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन मैथ्स। कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए? पॉइंट बी लिखिए, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए? कितने विद्यार्थी, पॉइंट बी, केवल अंग्रेजी में फेल हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए। तीसरा लिखिए, तीसरा सी, कितने विद्यार्थी, सी के बाद डी आएगा, कितने विद्यार्थी ठीक एक विषय में फेल हुए। ठीक से लिखना, कितने विद्यार्थी ठीक एक विषय में फेल हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड एग्जैक्टली इन वन सब्जेक्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड एग्जैक्टली इन वन सब्जेक्ट, कितने विद्यार्थी ठीक एक विषय में फेल हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड एग्जैक्टली इन वन सब्जेक्ट, कितने विद्यार्थी ठीक एक विषय में फेल हुए। नेक्स्ट ई वाला लिखिए, कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन, कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए। नेक्स्ट लिखिए एफ, ई के बाद एफ लिखिए, एफ, ई के बाद एफ लिखो, कितने विद्यार्थी गणित या अंग्रेजी, कैसे लिखोगे, कितने विद्यार्थी गणित या अंग्रेजी, ऐसे लिखना है। और इंग्लिश में लिखोगे तो मैथ्स और इंग्लिश, ऐसे करके मैथ्स और इंग्लिश, ओ आर आएगा, है ना, ये कैसे। कितने विद्यार्थी गणित या अंग्रेजी में पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स और इंग्लिश, कितने विद्यार्थी गणित या अंग्रेजी में पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स और इंग्लिश, कितने विद्यार्थी गणित या अंग्रेजी में पास हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स और इंग्लिश। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके बाद वाला एफ के बाद जी लिखो जरा, जी, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, मैं जो बोल रहा हूँ लिखिए, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, इसी में अगला बिंदु, जी के बाद एच आ जाएगा शायद, ए बी सी डी एफ जी एच, लिखो आगे। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए, ठीक से लिखना, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बस लास्ट पॉइंट, और इसमें ना एच के बाद आई आ जाएगा शायद, आई फॉर इंक पॉट। एक और पॉइंट लिख लो, कितने विद्यार्थी नहीं यार कुछ नहीं, अब रहने दो, हो गया बस, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 लिखो, 3 सवाल हो गए ना, चलो चौथा सवाल लिखो जरा फटाफट, फिर हम करेंगे ना। लिखो चौथा, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। इन एन एग्ज़ाम 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। इन एन एग्ज़ाम 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। इन एन एग्ज़ाम 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, कॉमा 60% अंग्रेजी में फेल हुए, कॉमा लगा के 60% अंग्रेजी में फेल हुए। 60% फेल्ड इन इंग्लिश, कॉमा लगाकर 60% अंग्रेजी में फेल हुए। 60% फेल्ड इन इंग्लिश, 60% अंग्रेजी में फेल हुए। 60% फेल्ड इन इंग्लिश तथा 30% दोनों में पास हुए। एंड 30% पास्ड इन बोथ, तथा 30% दोनों में पास हुए।
एंड 30% पास्ड इन बोथ, तथा 30% दोनों में पास हुए, एंड 30% पास्ड इन बोथ, तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? देन हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ, तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? देन हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ, तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ। लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। एक परीक्षा में 45% गणित में फेल हुए। इन एन एग्जाम 45% फेल्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 45% गणित में फेल हुए। इन एन एग्जाम 45% फेल्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 45% गणित में फेल हुए। इन एन एग्जाम 45% फेल्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 45% गणित में फेल हुए, कॉमा 60% अंग्रेजी में फेल हुए। 60% फेल्ड इन इंग्लिश। 60% अंग्रेजी में फेल हुए। 60% फेल्ड इन इंग्लिश। 60% अंग्रेजी में फेल हुए। 60% फेल्ड इन इंग्लिश, तथा 30% दोनों में फेल हुए। एंड 30% फेल्ड इन बोथ, तथा 30% दोनों में फेल हुए। एंड 30% फेल्ड इन बोथ, तथा 30% दोनों में फेल हुए। एंड 30% फेल्ड इन बोथ, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? देन हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ। देन हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ, कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? अब ये जो 5 सवाल लिखवाए हैं, ये 5 सवाल मैं तो भूल गया लिखवा कर क्या थे, तो अब मैं हल क्या करवाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो एक काम करते हैं, टाइप 9 स्टार्ट कर देता हूँ मैं, है ना। टाइप 8 ये जो क्लास बनेगी ना, क्लास बनने के बाद मैं देखूँगा, फिर कल की क्लास में मैं ये जो क्वेश्चन लिखवाए 5 ये सॉल्व करवाऊँगा। यानी कि टाइप 8 हम कल पढ़ेंगे, आज हम टाइप 9 पूरा कर लेते, छोटा सा है ना। आ जाओ विद्यार्थियों, आ जाओ, है ना। टाइप 9, ठीक है। देखिए चलो टाइप 9 आज कंप्लीट करते हैं हम, है ना। आ जाओ टाइप 9 पर। हाँ चलो टाइप 9 पर आते हैं ना। देखो टाइप 9, हाँ टाइप 9। एक घोल में 15% नमक है। नमक पानी का घोल कभी बनाया आपने? एक घोल में 15% नमक है ना। अब ध्यान देना, एक घोल में 15% नमक है। यदि नमक पानी के घोल को, मेरी बात का जवाब देना, एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ। एक घोल में 15% नमक है ना। यदि आप नमक और पानी के सॉल्यूशन को, घोल को गर्म करोगे, नमक और पानी के घोल को गर्म करोगे, तो घोल का खारापन बढ़ेगा कि घटेगा? यदि नमक और पानी के घोल को गर्म करोगे तो घोल का खारापन बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। घोल का खारापन बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। ऑब्वियसली बढ़ेगा। नमक और पानी के घोल को जितना गर्म करोगे, नमक का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा ना, तो खारापन बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो सवाल में एक घोल है जिसमें 15% नमक है, तो 15% नमक का घोल है, यानी कि पानी और नमक का घोल है कि नहीं है? पानी और नमक। 15% नमक है तो सीधी सी बात है, बाकी का 85% पानी है, क्योंकि पूरा घोल अपने आप में 100% है। सीधी सी बात है ना। एक घोल में यदि पानी और नमक का ही घोल है, घोल में 15% नमक है, बताइए 85% पानी है कि नहीं? इसको काटोगे तो पानी से नमक का रेशियो बताइए 17 से 3 है कि नहीं? इसको काटोगे तो बताइए पानी से नमक का रेशियो 17 से 3 है कि नहीं है? बोलो।
पानी से नमक का रेशियो बताइए 17 से 3 है कि नहीं है। क्लियर इतनी बात। अब क्या किया, 30 किलो पानी उड़ा दिया भैया। 30 किलो पानी ऐसे कैसे फूंक दिया तो उड़ गया क्या? घोल को गर्म किया होगा, घोल को गर्म किया होगा, 30 किलो पानी उड़ गया। 30 किलो पानी उड़ गया और उसमें नमक की मात्रा केवल 20% हो गई। अब सीधी सी बात है, जब घोल को गर्म करोगे तो नमक का परसेंटेज बढ़ेगा ना, नमक का कॉन्सेंट्रेशन, साद्रता, साद्रता बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन को, नमक की साद्रता का प्रतिशत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ ज़रा। 15% नमक था घोल में, गर्म किया तो 20% नमक हो गया। कितना हो गया? गर्म किया इस घोल को तो 15% नमक से पानी उड़ गया, नमक बढ़ गया, यानी कि 20%, नमक का प्रतिशत 20 हो गया। तो ये देखो तो नमक का प्रतिशत क्या हो गया? 20 है ना। नमक 20 है तो बताइए पानी कितना बचा? यदि नमक 20 है तो बताइए पानी कितना बचा? 80 है ना। तो बताओ पानी से नमक का रेशियो 4:1 हुआ कि नहीं हो, बोलो सर। घोल को गर्म किया तो नमक 20% तो पानी 80, तो बताइए पानी से नमक का रेशियो बताइए 4:1 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो पानी से नमक का रेशियो क्या हो गया? ये 4:1। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, शांति से। पूरा घोल हमेशा 100% होता ना, 100 में से 20 गया, 80 बचा। इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके, और भी तरीके ओरली हो जाए, कुछ थोड़ी ना इस सवाल में, कुछ नहीं है, सब खेल है। इधर देखो इधर देखो, शुरू हो गई बात। 15% नमक है, 85 पानी बचा। काटोगे 5 के पहाड़े 17 और 3 का रेशियो बदलना है प्रतिशत को। घोल को गर्म किया, नमक 20% बचा, यानी 100 में से 20 गया, पानी 80। तो बताइए पानी से नमक का रेशियो 4:1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब घोल को गर्म करोगे तो पानी की मात्रा घटेगी, नमक की मात्रा सेम होनी चाहिए क्या, बताओ ज़रा। जब घोल को गर्म करोगे तो पानी वाष्पीकृत होगा, इवेपोरेट होगा पानी, क्या नमक की मात्रा भी उड़ेगी क्या? नहीं। तो घोल को कितना ही गर्म कर लो, नमक की मात्रा सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? पानी की मात्रा उड़ उड़ के घटती जाएगी। समझ आ रही बात? तो यानी कि हमें पता है कि इन दोनों रेशियो को सेट कैसे करेंगे। नमक क्या होगा? सेम। नमक क्या होगा? नमक सेम होगा। नमक क्या होगा? नमक सेम होगा। तो बताओ दोनों घोल में नमक सेम है कि नहीं, बताओ ज़रा मेरे को, बोलो बोलो बोलो। नमक सेम है कि नहीं? जब घोल को गर्म करेंगे तो पानी की मात्रा में परिवर्तन, नमक की मात्रा तो सेम है, तो नमक की मात्रा यहाँ और यहाँ सेम है। हम जानते हैं, सच्चाई जानते हैं कि नमक की मात्रा यहाँ और यहाँ सेम है। यदि नमक की मात्रा यहाँ और यहाँ सेम है तो सेम दिखनी चाहिए ना। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी नमक को 3 कर दूँ क्या? यहाँ 3 है तो यहाँ भी नमक को 3 कर दूँ क्या, बोलिए, है ना। कर दूँ 3? तो चलो इंटू 3, यहाँ जो रेशियो में इधर करते हो इधर भी करना ही होता है वो तो फिर हमें, है ना। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर दे क्या, बोलो समझे क्या इतनी सी बात आप लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, हो गया बस, सवाल ख़त्म हो गया। ये जो सवाल है टाइप 9 में कैसे सवाल है, जैसे यही कहानी किसके साथ हो जाएगी, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी के मिश्रण को गर्म करोगे तो पानी घटेगा, दूध की मात्रा सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ आ रही बात आपको, है ना। वैसे ही वही कहानी, ठीक है ना। या फिर दूध और पानी के मिश्रण में पानी डालोगे तो दूध की मात्रा समान रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ आ रही बात, है ना। तो कोई एक चीज़ समान रहेगी, उस एक चीज़ को समान करके सवाल हल होंगे सारे के सारे टाइप 9 के, है ना। नमक पानी घोल को गर्म करोगे तो पानी चेंज हुआ, नमक सेम रहेगा तो नमक को सेम कर दिया, है ना। वैसे ही दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध वाले ने दिया पानी डाल के, यदि दूध और पानी के मिश्रण में पानी डाला तो पानी डालने के बाद भी बर्तन के अंदर की दूध की मात्रा सेम है कि नहीं है। दूध और पानी के मिश्रण में पानी डाला, पानी डालने के बाद भी दूध की मात्रा बर्तन के अंदर सेम है कि नहीं है, बताओ ज़रा, बोलो सेम है कि नहीं है, दूध की मात्रा बताओ ज़रा। है बस ऐसे ही सवाल है इस टाइप 9 में, है ना। चलो हो गया ख़त्म। अब देखो किलो में कुछ दिया है सवाल में, किलो में मात्रा दी सवाल में कहीं। हाँ भैया 30 किलो पानी उड़ा दिया, क्या बोला, पानी में जो कमी हुई वो कितनी दी है, 30 किलो, है ना। पानी में जो कमी हुई वो कितनी दी है, 30 किलो। देखो पानी 17 था, 17 से 12 बचा क्या, पानी 17 था, 17 से पानी 12 बचा क्या, बताओ। तो बताइए पानी की कमी 5 यूनिट हुई कि नहीं हुई। पानी 17 था, 17 में से 12 बचा, यानी कि पानी में कमी 5 यूनिट की हुई कि नहीं हुई, बताओ। पानी 17 था, है ना, पानी की मात्रा 30 किलो उड़ी, 30 किलो पानी घटा,
तो हमारी नकली भाषा में, रेशियो की भाषा में पानी जो घटा वो 5 है कि नहीं, 17 में से 12 बचा 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना दिया, 30 किलो। 5 यूनिट बराबर 30 किलो। देखो हमारी नकली रेशियो की दुनिया से असली दुनिया इंटू 6 पे है क्या। अब क्या मांग रहा है हमसे, देख लेते हैं हम, है ना, क्या मांगा है, किधर है किधर है किधर है, हाँ भैया क्या चाहिए, हाँ प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में 17 और 3 20 मिश्रण था कि नहीं था, बताओ। प्रारंभ में 17 और 3 20 मिश्रण था कि नहीं था। 5 छंग 30 तो 20 छंग 120, तो बताओ प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा 120 किलो आएगी कि नहीं आएगी। फिर से बताऊंगा, पानी नमक, नमक है 1500 में से 15 गया, पानी बचा 85, काटोगे 17 से 3 का रेशियो आएगा। घोल को गर्म किया, घोल को गर्म किया तो नमक 15% से 20% हो गया, 100 में से 20 गया, पानी बचा 80, काटोगे तो रेशियो 4:1। हम जानते हैं घोल गर्म करते हैं पानी उड़ता, नमक समान रहता है, नमक को कर लेंगे समान। ये 3 है तो इसको बना लेंगे 3 इंटू 3 इधर करोगे, रेशियो में जो इधर होता है इधर भी होता है, ये हो गया काम। 30 किलो पानी उड़ा, 30 किलो पानी उड़ा, तो हमारी भाषा में 17 से 12 5 पानी उड़ा, तो हमारी भाषा में जो 5 उड़ा वो असली में 30 किलो उड़ा, तो 5 छंग 30 इंटू 6, यानी कि हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया इंटू 6 के कनेक्शन में है कि नहीं है। हमसे मांगा प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा, तो हमारी नकली भाषा में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा 20 इंटू 6, 5 छंग 30 इंटू 6, तो 20 छंग 120, 20 छंग 120। बहुत शानदार। मिटा रहा हूँ क्योंकि ये और वो एक ही जैसा, इसको मिटा रहा हूँ। वो देखो अब इसकी दूसरी विधि बताई देता हूँ, इसकी दूसरी विधि। तरबूज वाला सवाल भी है ना, अच्छा फल वाला सवाल भी है ना। हाँ रुको रुको रुको, विद्यार्थियों, मेधावी विद्यार्थियों, अच्छा ये बताओ, यहाँ 2 घोल हैं, 2 घोल, एक प्रारंभिक घोल और एक अंतिम घोल। ये प्रारंभिक घोल और ये नया घोल, समझ आ रही बात। अच्छा प्रारंभिक घोल और नया घोल दोनों में किसकी मात्रा समान है, बताओ ज़रा। नमक की मात्रा समान है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। अरे प्रारंभिक घोल के अंदर जो नमक की मात्रा है वही नमक की मात्रा अंतिम घोल के अंदर भी है क्या, नहीं है? तो प्रारंभ में जो बर्तन के अंदर नमक की मात्रा थी वही नमक की मात्रा उतनी ही अंत में भी है क्या, नहीं है? तो दोनों बर्तन के अंदर जाकर नमक बाहर निकालो, दोनों मिश्रण, दोनों घोल के अंदर जाके क्या खींचो, नमक। दूसरे घोल के अंदर से भी क्या खींचो, नमक। और नमक खींच के नमक बराबर नमक, क्योंकि नमक बराबर है, नमक बराबर नमक। तो प्रारंभिक घोल में कितना नमक है, 15%। प्रारंभिक घोल में से, अरे प्रारंभिक घोल में से नमक खींच के निकालो ना, नमक खींच के निकालो प्रारंभिक घोल में से। तो प्रारंभिक घोल, प्रा मतलब प्रारंभिक मिश्रण, टोटल प्रारंभिक मिश्रण में से 15% निकाला तो नमक बाहर आ गया, निकल गया। देखो अंतिम घोल में कितना परसेंट नमक है, 20। अंतिम घोल में नमक, तो अंतिम घोल में कितना परसेंट नमक है, 20। तो अंतिम घोल के अंदर से 20% नमक निकाल लो। सवाल खत्म हो गया। प्रारंभिक घोल में 15% नमक है, नमक, और निकाल लो खींच के नमक। प्रारंभिक घोल में से 15% नमक, अंतिम घोल में से 20% नमक। ये प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा को बता रहा है, या अंतिम मिश्रण की मात्रा को बता रहा है। बराबर के साइन को जब रेशियो में बदलते हैं तो प्रा से अम बताओ, ये इससे बदलेगा तो 4 से 3 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। प्रतिशत से 5 से 3 बार और ये 5 से 4 बार, समझे कि नहीं समझे? तो बताओ प्रारंभिक से अंतिम मिश्रण का रेशियो 4 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? 4 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये 4 है, ये 3 है, तो बताओ 1 घटा कि नहीं घटा? प्रारंभिक मिश्रण अपने आप में यदि 4 है तो अंतिम मिश्रण 3 है, तो प्रारंभिक मिश्रण से अंतिम मिश्रण में जो कमी है वो 1 की है कि नहीं है? और जो कमी हुई है वो ओरिजिनली 30 किलो दिया कि नहीं दिया, बताओ। प्रारंभिक मिश्रण से अंतिम मिश्रण में जो कमी दी है वो ओरिजिनली 30 किलो दिया कि नहीं दिया? 1 बराबर 30 किलो, तो प्रारंभिक मिश्रण 4 बराबर 4 बार 30। बताओ प्रारंभिक मिश्रण 120 किलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। जो कमी हुई है मिश्रण से मिश्रण में 1 की, वो 1 बराबर 30 किलो। प्रारंभिक मिश्रण से अंतिम मिश्रण में कितनी मात्रा घटी? जो पानी उड़ा 30 किलो उतनी मात्रा घटी ना। तो प्रारंभिक मिश्रण से अंतिम मिश्रण जो मात्रा घटी 1 बराबर 30 किलो, 4 बराबर 4 गुणा 30, 120 किलो। बोलो समझे कि नहीं समझे?
अरे समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताओ 120 किलो आएगा प्रारंभिक मिश्रण, और अंतिम मिश्रण 30 घट के 90 किलो आ जाएगा, है ना। 120 माइनस 30, 3 बराबर, 1 बार 3 बराबर 90 किलो। ये भी एक विधि है ना, और भी विधियाँ इसकी, हमें नहीं मतलब, ठीक है। चलो दूसरे सवाल पे आ जाएं क्या हम। दूसरे सवाल में ताज़ा फल सूखा फल, 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 ताज़ा फल सूखा फल, ताज़ा फल सूखा फल, है ना। इधर देखिए अब एक बार, हाँ आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्या है भैया 2। ताज़ा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। ये ताज़ा फल सूखा फल कौन सा आप समझ रहे हो। ताज़ा फल में 68% पानी, सूखे फल में थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। देखो सूखा फल मतलब वो ड्राई फ्रूट काजू बादाम मत समझ लेना, वो नहीं है सूखा फल, यानी कि ड्राई फ्रूट काजू बादाम ऐसा नहीं है। ताज़ा फल सूखा मतलब फल का मतलब ये है कि ताज़ा फल यानी कि अंगूर, ताज़ा फल यानी कि अंगूर, और अंगूर से जब किशमिश बन जाए ना, अंगूर से किशमिश बन जाए ना, सूखा फल। समझ रहे हो बात को, बोलो समझ रहे हो क्या। ताज़ा फल यानी कि अंगूर, और सूखा फल यानी कि अंगूर को रख दो आप कड़क धूप में 150-150 दिन तक, वो किशमिश अपने आप बन जाएगा सिकुड़ के। समझ रहे हो मेरी बात को, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ताज़ा फल यानी कि हमेशा यहाँ पे अंगूर है, और सूखा फल यानी कि अंगूर को बना दिया किशमिश। अब सीधी सी बात है, जब वो अंगूर होगा यानी कि फल ताज़ा होगा, अंगूर होगा, तो पानी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, और जब वो सूख जाएगा, वो किशमिश हो जाएगा, तो पानी का परसेंटेज घटेगा कि नहीं घटेगा। आप देखो ताज़ा फल में 68% पानी है, यानी कि जब वो अंगूर का रूप है तो उसमें कितना परसेंट पानी है, 68, और जब फल सूख जाए तो उसमें कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट पानी है, 20% पानी, है ना। सूख जाए तो केवल कितना परसेंट पानी है उसमें, 20%। बोलो समझे कि नहीं समझे ना। जब वो फल ताज़ा है तो उसमें 68% पानी है, और जब वो फल सूख जाए तो उसमें कितना परसेंट पानी है, 20%। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर, इतनी सी बात है ना। ताज़े फल में 68% पानी, सूखे फल। चलो अब करते सवाल को, अब इमेजिन होगी ना पिक्चर। चलो भैया ताज़े फल में 68%। अब फल कैसे बनता है, फल बनता है, फल बनता है, अंगूर कैसे बनता है। अंगूर में एक तो पल्प होता है, पल्प जो सॉलिड मटेरियल, पल्प और पानी, पल्प और पानी। तो अंगूर किससे बनता, पल्प और पानी से। ये देखो पल्प और पानी, अंगूर यानी कि ताज़ा फल। बताओ 68% पानी है ताज़े फल में, ताज़ा फल, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फल। 68% पानी है, 100 में से 68 गया, 32 पल्प। बताओ 8 से 17 का रेशियो बनेगा क्या। ताज़ा फल यानी कि अंगूर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 68% पानी है तो पल्प 32, तो 8 से 17 का रेशियो आएगा पल्प और पानी में, है ना। बोलो क्लियर है क्या, पल्प और पानी में कितना रेशियो आएगा, 8 से 17 का, ठीक है। अब बात करें हम सूखे फल की, है ना। किसकी बात करें, सूखा फल। तो सूखा फल जब हुआ तो उसमें जब फल सूखा, है ना, तो सूखे फल में यदि हम पल्प और पानी की बात करें तो बताइए सूखे फल में पल्प और पानी कितना है, सूखे फल में पानी कितना है, 20%। यदि पानी 20 से पूरा 100 होता है तो 100 में से 20 गया 80, तो बताओ 4:1 आएगा कि नहीं आएगा। अंगूर किशमिश, ताज़ा फल सूखा फल, अंगूर से किशमिश, है ना। समझ आई बात। पल्प और पानी, जैसे वहाँ पानी नमक था, यहाँ पल्प और पानी। पानी 68 है तो 100 में से 68 गया 32, 100 में से 20 गया 80। 3:17 और 4:1 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या, इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। अच्छा अब एक बात बताओ, नमक पानी के घोल को गर्म करते तो पानी उड़ता है, नमक समान रहेगा, सीधी सी बात है। वैसे ही जब फल को सुखाओगे तो पानी उड़ेगा, पल्प सेम रहेगा क्या, पल्प। जब फल को सुखाओगे तो पानी उड़ेगा ना धूप में, पल्प मटेरियल तो सेम रहेगा। तो जब भी ताज़ा फल सूखा फल हो तो इसमें हमेशा क्या सेम रहता है, पल्प। समझ गए बात को। ताज़ा फल सूखा फल में हमेशा क्या कॉमन रहेगा, पल्प। मटेरियल तो वैसा का वैसा हो, तो पानी सूख के उड़ा ना, पानी की मात्रा घटी, तो पल्प क्या होगा, सेम। मैंने बताया ना कोई एक क्वांटिटी सेम करने पर आधारित सवाल, है ना। तो अब देखो ये 8 है तो इसको भी 8 बना दो, × 2 × 2 खत्म कर। अब देखो कुछ किलो में दिया है क्या, किलो मात्रा अतरा दिए कहीं, रेशियो सेट का बस किलो मात्रा।
55 किलो ताज़ा फल से कितना सूखा फल बनेगा, यानी कि ताज़ा फल कितना है 55 किलो, ताज़ा फल यानी कि अंगूर कितना है 55 किलो। चलो ताज़ा फल 17 और 8 कितना हो 25 यूनिट, और सूखा फल 10 यूनिट है क्या नहीं, बोलो 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 बोलो, समझे कि नहीं समझे, है ना। ताज़ा फल यदि 25 यूनिट है तो फल सूख के किसमिस हो गया, है ना। ताज़ा फल 25 है तो सूखा फल 10 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ताज़ा फल यदि 25 है तो सूखा फल कितना होगा 10, 17 8 25, 4 और 1 4 दूनी 8, 1 2 2, टोटल जोड़ोगे तो 10। यानी कि इससे क्या सीखा हमने, से सीखा कि यदि 25 किलो ताज़ा फल है तो 25 किलो ताज़ा फल से कितना किशमिश बनेगा सूख कर 10 किलो। ये कहने का मतलब कि 25 किलो ताज़ा फल से किशमिश सूखेगा तो कितना किलो बनेगा 10 किलो, ये कहने का मतलब है। समझ आई बात। इसको और काटोगे तो बताओ ये 5 से 2 का रिश्ता है क्या, 5 पंजे 25, यानी कि 5 का 2 हो जाएगा। ताज़ा फल से सूखा फल में परिवर्तित करोगे 5 का 2 हो जाएगा। अब ताज़ा फल 5 बराबर कितना अंगूर है 55 किलो, 5 बराबर 55 तो 2 बराबर 22 किलो आएगा। 5 का 2 तो 55 का 22 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 55 किलो ताज़े फल से कितना सूख के किशमिश बनेगा, कितना किलो सूखा फल बनेगा। तो 5 बराबर 55 तो 2 बराबर बताइए 22 किलो बनेगा कि नहीं बनेगा। इंटू 11 तो 2 गुणा 11 22 किलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। नहीं काटोगे तो भी ज़बरदस्ती करोगे, नहीं काटोगे ना। 25 बराबर 55 तो 10 बराबर कितना, तो भी आ जाएगा। लेकिन काट लोगे तो सही रहेगा, 5 से 55 2। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, 25 बराबर 55 तो 10 बराबर 22 ही आएगा, करके देख लेना। लेकिन बेकार जा रहा था, मेरे को दिख रहा था काट लेंगे जल्दी आ जाएगा। 5 55 2 22 है ना, 22 किलो। क्लियर। 55 किलो ताज़े फल से कितना सूखा फल बनेगा, तो 5 ताज़े का 2 सूखता है, तो 55 ताज़े का 22 सूखेगा। तो बताइए सूखा फल 22 किलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब जैसे नमक बराबर नमक था, यहाँ पल्प बराबर पल्प। जब फल को सुखाओगे पानी उड़ेगा, जब फल को सुखाओगे पानी उड़ेगा, जब फल को सुखाओगे पानी उड़ेगा, पल्प सेम रहेगा, पल्प बराबर पल्प। तो अंगूर के अंदर से खींच के निकाल लो पल्प, और किशमिश के अंदर से भी खींच के निकाल लो पल्प। इसके अंदर से निकाला हुआ पल्प, इसके अंदर से निकाला हुआ पल्प, दोनों पल्प क्या होंगे, बराबर। तो चलो भाई, ताज़ा फल में कितना पल्प है, पल्प, पानी नहीं पल्प, 32%। ये ताज़े फल में से पल्प निकाला 32, और सूखे फल में कितना पल्प है 80। समझे कि नहीं समझे। अब उसने बोला है कि भैया 55 किलो ताज़े से कितना सूखा बनेगा, तो ताज़े फल का वैल्यू यहाँ 55 रख दूँ क्या, यहाँ 55 रख दूँ तो सूखे फल का वैल्यू अपने आप आ जाएगा क्या, बोलो। अरे ताज़ा फल दिया है ना 55 किलो, सूखा फल निकालना है, तो ताज़े फल का वैल्यू यहाँ 55 रख दूँ और सॉल्व कर लो, सूखे फल का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर है ना। या तो ऐसे कर लो, मान रख के सू का ता का वैल्यू रखोगे, सू का वैल्यू आ जाएगा, या फिर ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, रेशियो बदल लो, ताज़ा से सूखा रेशियो बदलोगे तो देखो 16 2 32, 16 पंजे 80, 5 से 2 का रेशियो आएगा। तो ताज़ा फल 5 बराबर 55, तो सूखा फल 2 बराबर क्या आ जाएगा, 22। समझे कि नहीं समझे। तीसरा सवाल होमवर्क है, तीसरा सवाल ग्रह का कार्य है, तीसरा सवाल विद्यार्थी गण ग्रह से करके लाएंगे, है ना। तीसरा सवाल जो है विद्यार्थी गण कहाँ से करके लाएंगे, अपने ग्रह में जाकर करके लाएंगे, है ना। तीसरे सवाल में वही ताज़ा तरबूज और कुछ समय बाद का तरबूज, मतलब उन्होंने तरबूज को ही सूखा मारा। अंगूर से किशमिश बनाना ठीक है, तीसरे सवाल में उन्होंने तरबूज को सुखा दिया। सोचो तरबूज को सुखाएं तो कितना बड़ा किशमिश बने। नहीं, तरबूज से भी वैसे किशमिश बना तो सकते हैं। वो आगरा के पेठे जो आते हैं ना, आगरा के पेड़े, वो तरबूज से बनते हैं शायद, हाँ सुना है मैंने। और तरबूज से वो भी बनता है, वो जो पान खाते हैं ना कई लोग, तो वो रेड रेड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गुलाबी कलर का रेड रेड, बड़ा अच्छा लगता है वो खाने में, यू नो, जो भी बोलते हैं उसको। वो पान जब खाते हैं तो उसमें डालते हैं ना वो ऐसे ऐसे करके, रेड रेड, मीठा मीठा लगता है, बिल्कुल फल जैसा थोड़ा सा, है ना, वही। तो वो भी शायद तरबूज से ही बनता है ना। तीसरा सवाल होमवर्क है। तीसरे सवाल में उन्होंने क्या किया, एक फ्रेश तरबूज है और तरबूज को थोड़ा सुखा दिया, तो थोड़ा सा तरबूज पुराना हो गया, ऐसे करके सवाल है अगला। घर से करके लाएंगे आप, ठीक है ना। कल की क्लास में बस परसेंटेज पूरा हो जाएगा, एक टाइप बचा और 10वां टाइप बचा है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मिलते हैं, धन्यवाद। 7 बजे आएँ, शाम में 7 बजे, स्वागत है सभी का, है ना।